हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सॉल्व करेंगे या सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की नीड क्यों हुई? क्योंकि जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा तो कूलम्ब्स लॉ में क्या था, दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के बारे में वो लॉ हमें बताता है। लेकिन यहीं पर अगर इंटरेक्टिव नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, तो किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस के थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहता है कि टोटल फोर्स acting on a given charge due to number of charges is equal to vector sum of individual force acting on the charge due to other charges। लेट कर लिया कि यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है, और कई सारे चार्ज के आसपास हैं, ठीक, जिसके थ्रू उन पर फोर्स लग रहा है। मतलब मान लिया कि यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स जो होगा वो इन चार्जेस के थ्रू लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स, मान लिया पहले वाले चार्ज Q1 पर Q2 एक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन कुछ ये जाएगी, जिसको बोल दिया F12। इसी तरह से Q3 इस पर फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ये जाएगी, दैट इज F13, क्योंकि अब तीसरे चार्ज के थ्रू लग रहा है, ठीक है। और भी चार्जेस होंगे, मान लिया एक चार्ज यहाँ पर Q4 चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज F14, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि आपको निकालना है कि कितना फोर्स काम कर रहा है, तो हम ये फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे लेट किया कि पहले चार्ज की सेकेंड से जो डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर है वो r12 है, ठीक। इसी तरह से थर्ड चार्ज से जो डिस्टेंस है वो r13 है। इसी तरह से फोर्थ चार्ज से जो डिस्टेंस है वो r14 वेक्टर है, ठीक है। तो निकालते हैं हम वैल्यू F12 की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, ठीक। इसी तरह वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, F13 की। तो यहां से क्योंकि K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R कैप 13, ठीक। सिमिलरली अगर हम वैल्यू निकालें F14 की तो क्या होगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R कैप 14, ठीक है। इसी तरह से अगर हम nth की बात करें, यानी कोई चार्ज है जो n पोजीशन पर है, तो उसके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F(1) ड्यू टू nth चार्ज, दैट इज K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R कैप 1n, ठीक। टोटल फोर्स की बात करें तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, सारे फोर्सेस की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर रखते हैं, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R कैप 12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R कैप 13 प्लस सिमिलरली हम रखते जाएंगे और हम लास्ट में रखेंगे इसकी Fn की वैल्यू, यानी F ड्यू टू n चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू n चार्ज, दैट इज K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R कैप 1n, ठीक। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है K Q1 को हमने लिया कॉमन, तो बाकी यहाँ बचेगा हमारे पास Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R कैप 12 प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R कैप 13, सिमिलरली डैश डैश प्लस
क्यू एन अपॉन R1n स्क्वायर R कैप 1n। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फोर्स निकल के आएगा ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन में एक फॉर्मेट लगता है, उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दैट इज x एंड y। ठीक है, यहाँ पर तीन चार्जेस हमें दिख रहे हैं। मान लिया यहाँ पर एक चार्ज रखा है q1, यहाँ रखा है चार्ज q2 और यहाँ रखा है चार्ज q3। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो इनकी जो पोजीशन ओरिजिन से है उनको अगर डिफाइन करें तो वो है पोजीशन ऑफ r1 फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज r1 वेक्टर, पोजीशन ऑफ q2 फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज r2 वेक्टर, एंड पोजीशन ऑफ q3 फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज r3 वेक्टर। ठीक है, अब ये तीनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो q1 पर q2 एक फोर्स लगाएगा, उसी तरह से q3 पर q1 पर एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स कुछ इस तरह से होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं इन फोर्सेस के थ्रू, तो q2 इस q1 चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन कुछ रिपल्सिव ये जाएगी, दैट इज इसको बोल दिया F on 1 ड्यू टू वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, हमारा जो ये q3 चार्ज है q1 पर एक फोर्स लगाएगा, दैट इज F13 वेक्टर। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है, और दो रिप्रेजेंट करें दो कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनका रिजल्टेंट थर्ड साइड से होकर जाता है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, ये मिड से यानी डायगोनल से होकर के जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F13। तो इसको बोल दिया F नेट। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम याद करें तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था 11th में, जिसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो था R इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम R की जगह पर पुट कर देंगे F नेट, A की जगह पर यूज कर देंगे F12, B की जगह पर प्लेस करेंगे F13। ठीक है, तो इसको करने पर क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कुछ ये बन के आएगा, दैट इज F नेट इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का करेंगे इस्तेमाल। अभी इसके बेस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि ये जो फॉर्मूला है किस तरह से होगा यूज वो हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर याद करें तो वहां पे tan बीटा का भी फॉर्मूला हुआ करता था, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी में डायरेक्शन निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर की, तो लेट कर लिया कि ये डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन बीटा, दैट इज एंगल बीटा बिटवीन नेट फोर्स एंड F13। ठीक है, तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा दैट इज इक्वल टू b की जगह हम लोगों ने क्या माना है F13, तो F13 sin थीटा अपॉन F12 प्लस F13 cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का करेंगे इस्तेमाल हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। लेट रिजल्टेंट फोर्स, जब दो चार्जेस दिए हो और किसी तीसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा हो, कई सारे चार्जेस की बात कर रहे होंगे, नंबर ऑफ इंटरेक्टेड चार्जेस, तो हम जो अभी फॉर्मूला ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला ये था। ठीक, ये है मोर देन 3 चार्जेस। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे 3 चार्जेस की, यानी कोई दो चार्ज किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द नेट फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। ठीक, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें हम।
तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहता है चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम plus 10 microcoulomb minus 10 microcoulomb are placed in air at the corner of ABC of equilateral triangle ABC having each side of 5 cm. Determine the resultant force on charge at A. तो हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है और A पर चार्ज +5 जैसा इसमें दिया हुआ है, उसी तरह से B पर +10 और C पर -10 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव जो ये चार्ज है जो आपका +10 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम पर एक फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होगी अंदर की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, तो इसको बोल दिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक, अब ध्यान से देखें तो ये दोनों फोर्सेस ये क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इस मिड पॉइंट यानी डायगोनल से होकर के जाएगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट। ठीक, अब अगर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एंगल की बात कर लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 60, सिमिलरली ये एंगल कितना होगा 60, सिमिलरली ये एंगल कितना होगा 60। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये पूरा एंगल कितना होगा, दैट इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 60 + 60 यानी 120 का। ठीक, यानी कि इसमें हमारे पास थीटा कितना गिवन है, दैट इज 120 डिग्री। ठीक, लेट किया कि जो एफ नेट है वो इस एफ ए सी के साथ में एंगल कितना बना रहा है, बीटा, क्योंकि हम डायरेक्शन भी इसकी निकालेंगे लास्ट में जाकर के। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले निकालें फोर्स ऑन, तो सबसे पहले अगर यहां निकालें तो फोर्स ऑन, बात करें हम किसकी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर क्या है 10 है और Q2 जगह क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी दैट इज K की वैल्यू 9 × 10⁹, जो Q1 है वो हमारा क्या है 5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁶, और जो दूसरा Q2 है वो 10 है, तो 10 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम 10⁻⁶ होगा। ठीक है, साइड की बात करें तो साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया दैट इज 0.05 मीटर। नाउ अगर इसको हम करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, सो इट विल कम 180। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारी कहाँ दिख रही है, यहाँ से यहाँ की ओर, यानी अलोंग बी ए। ठीक, सिमिलरली हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा के, अब Q1 की वैल्यू हमारे पास ये है और Q2 की वैल्यू ये है, तो वैल्यू को अगर हम रखें तो क्या होता है, क्या वैल्यू निकल के आएगी देखते हैं, तो सेम वैल्यू होगी, सेम वैल्यू को रखा, यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन को हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 180 न्यूटन की। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं तो ए से सी की तरफ है, यानी अलोंग ए सी। बात करते हैं नेट फोर्स की, तो ये नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट दैट इज इक्वल टू √ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी और कॉस थीटा निकाला था 120। ठीक है, वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, तो एफ नेट इक्वल टू √ 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 2 × 180 × 180 इंटू कॉस 120 की वैल्यू की बात करें तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -1/2। ये मैथ्स में जिन्होंने पढ़ा है वो निकाल सकते हैं वहां से वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से एफ नेट क्या हो जाएगा, हमें कॉमन देखें तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर बनना है 180 का, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 180 यहाँ हो गया कॉमन,
बाहर आया रूट के, तो एक बार सिंगल यहाँ बचेगा 1 + 1 - 1। ठीक, इसको जब करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 180 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स जो लग रहा है हमारा कितना लग रहा है 180 न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या हो गया, तो डायरेक्शन की बात करें तो tan बीटा एंगल हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस जो बनना है वो 180 दोनों हो रहे हैं, तो हम रखेंगे 180। जो ऊपर फॉर्मूला होता है तो वो होता था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, तो 180 sin 120 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 180 cos 120। ठीक है, रखते हैं यहाँ वैल्यू sin 120 की वैल्यू को रखते हैं अगर हम, तो ये होगी √3/2, तो 180 √3/2 डिवाइडेड बाय, इसे 180 कॉमन निकल जाएगा 1 - 1/2, क्योंकि cos की वैल्यू 1/2 होगी माइनस की, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा tan बीटा दैट इज इक्वल टू √3/2, और इसको जब करेंगे सॉल्व तो यह आएगा 1/2, यानी कुछ इसके लिख सकते हैं 2/1, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ से आएगा tan बीटा इक्वल टू कितना बचेगा √3। tan में √3 की वैल्यू की बात करें तो होती है 60 की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू tan 60। एंगल को कंपेयर किया तो बीटा कितना हो जाएगा 60, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी 60 डिग्री पर होगी, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन निकल के आएगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस each 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge. किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो लेट किया कि ABCD हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिस पर चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Q4 रखे हुए हैं। ठीक, अभी हमने चार्जेस को Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में ले लिया है हम किसी एक चार्ज पर, तो लेट कर लिया कि इस चार्ज D पर हम बाकी इन 3 चार्जेस की वजह से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये चारों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे, यानी कि A, B और C पर रखे चार्ज D पर क्या करेंगे इसको रिपल करेंगे। ठीक है, तो A के थ्रू D पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से आउटवर्ड होगा, तो उसको बोल दिया हमने फोर्स 1, यानी फोर्स ड्यू टू A पहले चार्ज की वजह से लगा है तो इसे बोल दिया F1। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो Q2 चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी हमारी कि ये चार्ज भी इसको क्या करेगा रिपल करेगा, तो जो Q2 के थ्रू Q4 पर फोर्स होगा वो भी क्या होगा आउटवर्ड होगा, तो इसको बोल दिया है F2। ठीक, सिमिलरली जो हमारा चार्ज Q3 है यानी ये भी इस पर क्या लगाएगा एक आउटवर्ड फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी आउटवर्ड होगी कुछ इस डायरेक्शन में बाहर की ओर, तो इसको बोल दिया क्या हमने F3। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो F1 हमारा कुछ ये जा रहा है, F2 हमारा F3 जो है वो कुछ ये जा रहा है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा जो किधर जाएगा डायगोनल से होकर जाएगा, यानी इसको बोल दिया हमने F2 डैश। सो वी हैव टू फाइंड F2 वैल्यू एंड F2 डैश, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है F2 एंड F2 डैश, तो दोनों लास्ट में क्या हो जाएंगे ऐड, इन दोनों का जो समेशन आएगा वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं F1 और F3 की वैल्यू को। तो फोर्स F1 की बात करें तो यहाँ चार्जेस होंगे Q1 एंड Q4, तो K Q1 Q4 अपॉन R², यहाँ पे साइड जो है वो क्या है डिस्टेंस का काम करेगी, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 60 × 10⁻⁶ इंटू 60 × 10⁻⁶ अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व, तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो वैल्यू आएगी 57.6 न्यूटन अलॉन्ग AD। यहाँ पे वैल्यूज़ को रख दिया है, आप इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू यही निकल के आएगी। तो चलिए निकालते हैं सेकंड फोर्स दैट इज़ F2। तो F2 निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, BD की वैल्यू को निकालना होगा। तो 0.2 ये वैल्यू है, 0.2 ये है, तो अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस को लगा करके निकाल सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, F2 इज़ K Q2 Q4 अपॉन R²,
के की वैल्यू, Q1 Q4 की वैल्यू को रखेंगे। R की वैल्यू कहाँ लेंगे हम, B से D की वैल्यू लेंगे। तो ये BD की वैल्यू हमने पाइथागोरस लगा कर निकाली, क्या 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, वो वैल्यू हमने यहाँ रखी। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 28.8 न्यूटन अलॉन्ग BD, B से D की तरफ, ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हैं फोर्स F3 की वैल्यू। तो F3 की वैल्यू हमारी होगी, so F3 is K Q4 Q3 upon R square equal to 9 to 10 की पावर 9, 16 10 की पावर -6, Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी वैल्यू हमारी सेम है। R की वैल्यू को हम साइड की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 57.6 अलॉन्ग CD, ठीक। अब अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखा जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारा जा रहा था क्या, F1, सिमिलरली ये हमारा जा रहा था F3, ठीक है, और यहाँ पर इसका रिजल्टेंट जाएगा दैट इज F2 डैश, ठीक। तो F2 डैश जो होगा वो क्या होगा आपका यहाँ से, F1 स्क्वायर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि F3 और F1 एक दूसरे पर कैसे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी ये 90 होने की वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से F2 डैश क्या आ जाएगा, F2 डैश दैट इज़ अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट F1 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या निकाली थी हम लोगों ने, दैट वाज 57.6 का होल स्क्वायर, और F3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली दैट इज़ प्लस 57.6 का होल स्क्वायर, ओके। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या देखते हैं, क्या वैल्यू निकल के आती है यहाँ से, ये दोनों आपके कॉमन दिख रहे हैं, तो रूट के अंदर स्क्वायर कॉमन होगा, बाहर आएगा 1 टाइम दैट इज़ 57.6, और बचेगा अंडर रूट 1 + 1 दैट इज़ अंडर रूट 2, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, जो रिजल्टेंट आ रहा है F2। अभी इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, एक F2 भी जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू Q2 चार्ज ऑन Q4 चार्ज, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे,